मॉर्निंग स्टूडेंट, आज फिर हम क्लास लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आपका फिजिक्स आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि आपका विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, आपके विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको बोलते हैं, विद्युत धारा क्या होता है, आवेश क्या होता है। आज हम कुछ आगे बढ़ेंगे जिसमें हम व्यंजक पढ़ेंगे, प्रतिरोध पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं आगे। सबसे पहला टॉपिक आज हम लेंगे ओम का नियम। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना है, तो वीडियोस देखना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वीडियोस देखना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का मतलब यही होता है कि अगर आप वीडियो देखें, अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, फिर हमारे वीडियो बनाने का कोई मतलब होगा नहीं। तो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए, ठीक। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? अब ओम एक साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट लोग ठल्हा तो नहीं बैठते, कुछ ना कुछ तो लगातार करते रहते हैं। और लोग की तरह एकदम क्रिएटिव इंसान तो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओम का क्या कहना है? तो ओम रिलेटिविटी में क्या है? तो ओम विभवांतर और धारा में संबंध दर्शाता है। वी कहने का मतलब होता है विभवांतर, आई कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, करंट, धारा। तो ये दो चीजों में संबंध बताते। तो ओम का क्या कहना था? जैसे कि ये हमारा परिपथ है, ये उनके एंडिंग पॉइंट यानी कि सिरे हैं। तो दो सिरों पर अगर कोई विभवांतर उत्पन्न होता है, यहाँ पे भी विभवांतर है, यहाँ पे विभवांतर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ओम का कहना था कि किसी भी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V, ठीक है, ओम के अकॉर्डिंग किसी भी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू I। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे आप सिरों पर विभवांतर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपके धारा का मान में भी क्या होगा? बढ़ोतरी होगा, क्योंकि दोनों दूसरे का अनुक्रमानुपाती है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा? बढ़ेगा। पार्टनरशिप है, अगर एक पार्टनर अच्छा मेहनत करता है तो दूसरे पार्टनर को भी अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, तो बिजनेस आगे जाएगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि किसी भी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। इससे रिलेटिव करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, तो देखेंगे कि V, हमने जाना कि V प्रोपोर्शनल टू क्या निकला? I, ठीक है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमें कांस्टेंट का गुणा करते हैं। यहाँ पे हमें कांस्टेंट लिखेंगे ताकि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हट सके। तो V बराबर आ जाएगा आपका R इंटू आई। R होता है आपका नियतांक। क्या कहलाएगा आपका? नियतांक। नियतांक इज इक्वल टू R। क्लियर यहाँ तक के? ठीक है। जब आप आगे बढ़ोगे तो ये निकलेगा V इज इक्वल टू R। यहीं से आप प्रतिरोध का भी वैल्यू निकालेंगे। ये निकल गया आपको ओम का नियम। ओम के नियम में हमने जाना कि किसी भी चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर आरोपित या प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर यहाँ तक के? V इज इक्वल टू निकल गया R। यहाँ से हमारा फॉर्मूला जनरेट हो चुका। इसका मात्रक होता है, जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक, इसकी कुछ सीमाएं होती है। सीमाएं कहने का मतलब होता है लिमिटेशंस, कुछ कल्पना के द्वारा लिमिटेशन दिया जाता है। पहला, कि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। अब भौतिक अवस्था कहने का मतलब क्या होता है? यानी ताप, दाब, इन चीजों में परिवर्तन ना हो, स्ट्रेटली बने रहे, जितना पहले थे उतना आगे भी बने रहे, अवस्था में परिवर्तन ना हो, ठीक। सेकेंड है आपका, पहला था चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, और दूसरा था कि चालक में विकृति ना हो। विकृति कहने का मतलब टूट फूट ना हो, ठीक है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, मैं आपको शुरू से एकदम मॉडिफाइड करके बताता हूँ कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये है आपका ओम का नियम। क्लियर है? किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए तो लग गया हमारा R नियतांक।
V इक्वल टू आर आई। सीमा में के बारे में हमने जाना कि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और चालक की विकृति मतलब टूट फूट नहीं होना चाहिए, कहीं से कटा नहीं होना चाहिए वायर आपका, कहीं से कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक्स में। सेकेंड टॉपिक है आपका प्रतिरोध। ये क्या होता है? प्रतिरोध का जनरली मीन समझ लीजिए आपकी लाइफ में आने वाला ब्रेकर, जैसे वैसी करंट की लाइफ में आने वाला वो भी ब्रेकर है। प्रतिरोध को इंडिकेट किया जाता है आर से। ठीक है, अब प्रतिरोध क्या होता है? जैसे कि आप 120 की स्पीड में गाड़ी चलाते जा रहे हैं और अचानक आप देवांगन पार्क पहुंच जाते हैं। हम जानते हैं देवांगन पार्क तक ब्रेकर्स ही ब्रेकर्स, ब्रेकर्स ही ब्रेकर्स, हर घर के सामने में ब्रेकर। तो आपने अपनी स्पीड कितनी कर ली? 120 से सीधा सीधा आपने ब्रेकर क्रॉस किया और सीधी सीधी कितने में पहुंच गए? 20। तो ब्रेकर का काम क्या था? आपकी स्पीड को कम करना। तो उसी प्रकार से जब कोई इलेक्ट्रिक फ्लो करता रहता है, इलेक्ट्रिक करंट, तो उनके बीच में भी क्या आते हैं? ब्रेकर्स आते हैं जो उनकी धारा की मान को क्या करते हैं? कम करते हैं। वो कहलाता है प्रतिरोध, रुकावट, खेद। ठीक है, तो प्रतिरोध के बारे में हमने जाना कि यह विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट है। कह सकते हैं आप प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, अब प्रतिरोध का एक और डेफिनेशन होता है, जैसे कि हमने जाना ओम के नियम से V बराबर होता है आर आई। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है? आर आई। हम आई को यहाँ गुणा में था, इधर क्या हो जाएगा? भाग, यानी V अपॉन क्या हो गया? आई, यानी V आर इक्वल टू क्या आ गया? V अपॉन आई। ठीक है, आर क्या है तुम्हारा? प्रतिरोध है। V क्या है तुम्हारा? विभवांतर है। I क्या है तुम्हारा? धारा। ठीक है, तो प्रतिरोध बराबर क्या निकल गया आपका? विभवांतर बटे धारा। ठीक, इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। इसको सिंबल इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो का। ठीक है, ओम के नियमानुसार V इक्वल टू आर आई होता है। पक्षांतर करेंगे तो R इक्वल टू V अपॉन आई आएगा, यानी विभवांतर अपॉन धारा। तो आप एक और डेफिनेशन ले सकते हैं, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात मतलब बटा। ठीक है, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। क्या कह सकते हैं हम? किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में आने वाला रुकावट क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध, जिसे आप आर से इंडिकेट करते हैं। मात्रक होता है ओम। क्लियर है यहाँ तक? ये सारी जानकारी आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज का मेन कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाने के लिए उत्सुक था, हम प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करें। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन कहने का मतलब होता है प्रतिरोध को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, कैसे रखा जाता है कि कम धारा मिले, कैसे रखा जाए कि ज़्यादा धारा मिले। क्योंकि किसी भी चालक में प्रतिरोध का होना कंपलसरी है, जैसे लाइफ में ब्रेकर्स का होना, उसी प्रकार से संयोजन करते हैं। तो प्रतिरोध के संयोजन में हम देखते हैं कि दो प्रकार से होता है। एक तो श्रेणी क्रम जिसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए तो कैसे जोड़ लो उसको? श्रेणी क्रम। एक होता है समांतर क्रम जिसमें प्रतिरोध होता है कम। हमारा जो इलेक्ट्रिक है, घर की इलेक्ट्रिसिटी इसी क्रम में जोड़ी जाती है, ताकि हमको देखिए ब्रेकर्स कम रहेगा तो धारा ज़्यादा मिलेगी, यानी प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा। और हम घरों में धारा क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए कि धारा चाहिए? धारा ज़्यादा चाहिए, तो हम उसको किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। ये याद रखेंगे कि घरों में जुड़ने वाले सारे परिपथ आपके समांतर क्रम में जुड़ते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम होता है, प्रवाहित धारा बढ़ जाती है। अब वही बात समझ में, प्रतिरोधों के संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है तो धारा कम हो जाती है,
जबकि समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होता है तो धारा ज्यादा होती है, इसलिए घरों में इसका उपयोग किया जाता है। अब इस संयोजन का व्यंजक बनाना है हमको कि इस प्रकार से संयोजित किया जाएगा। तो देखिए मैं दो खंड करके बता देता हूँ क्योंकि सिमिलर रहता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज रहती हैं। हम एक सेट श्रेणी क्रम के बारे में बात करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन और एक साइड हम बात करेंगे समांतर क्रम। यहाँ कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आता है, चमकता है, तो आप बुक से भी देख सकते हैं। बुक में तो सारा कुछ दिया हुआ, यहाँ सिर्फ मेरा मुद्दा है आप समझाना है कि हो क्या रहा है। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन कहने का मतलब होता है क्षैतिज व्यवस्था। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, मेरे बगल में कोई पर्सन और खड़ा हो जाता है, मेरे बगल में से और कोई खड़ा हो जाता है, तो ये हम तीन एक क्षैतिज क्रम में व्यवस्थित है, ये कहलाता है श्रेणी क्रम। यानी एक हाथ पकड़ के एक और खड़ा हो गया, और खड़ा हो गया, और खड़ा हो गया, और खड़ा हो गया, वो कहलाएगा आपका श्रेणी क्रम। अगर कोई व्यक्ति मेरे आगे बैठा है और मेरे पीछे भी कोई बैठा है तो कहलाता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम कहने का मतलब होता है कि क्षैतिज व्यवस्था में उपस्थित क्रम, एक प्रतिरोध के बगल में दूसरा प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध के बगल में तीसरा प्रतिरोध, इस प्रकार से अगर कोई प्रतिरोध क्रम व्यवस्थित है तो कहलाता है श्रेणी क्रम। हम मान लेते हैं यहाँ पे व्यंजक स्टार्ट करने से जानते हैं, माना तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में व्यवस्थित है। कौन कौन से भी जान लेते हैं। देखिए प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं। पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3, और ले सकते हैं आप, पर लेने की उतनी जरूरत नहीं है। किस क्रम में व्यवस्थित है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में व्यवस्थित है। अगर एक साइड सिर्फ मेरे ख्याल से आपका श्रेणी क्रम बस आ पाएगा, समांतर क्रम अल्टरनेटिव, ठीक है। हमने माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में व्यवस्थित है। कैसे व्यवस्थित होंगे? तो देखिए इस प्रकार से प्रतिरोध बनाइएगा। ये R1, इसके बगल में दूसरा ये R2, इसके बगल में तीसरा ये R3, ये बंद हो गया आपका परिपथ, ठीक है। अब इससे क्या करना, आप एक कुंडी यानी कि प्लग के जोड़ देना। ये कंप्लीट हो गया आपका परिपथ। इसमें धारा बहेगी आई बात समझ में। इसमें क्या बहेगी? धारा ही बहाना है ना परिपथ में, तो धारा आई बहेगी। और इसका प्रत्येक उसका प्रतिरोध का विभवांतर होगा V1, इसका विभवांतर होगा आपका V2, इसका विभवांतर होगा V3। धारा कॉमन है, सब में सेम बहेगा। तो हमने माना कि तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में व्यवस्थित हैं, जिनका विभवांतर कितना है क्रमशः? इनका विभवांतर क्रमशः R1 का कितना है V1, R2 का V2 और R3 का V3। आ गई बात समझ में? माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में व्यवस्थित हैं, जिनका विभवांतर V1, V2 और V3 है, तथा प्रवाहित धारा, यहाँ पे उसके साथ में एक चीज और डाल देना, एक समान, यानी सब में समान है, इसमें 1, 2, 3 तो है नहीं, एक समान प्रवाहित धारा, एक समान प्रवाहित धारा आई, ठीक है। सरल है, बस इतना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हमने R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया। प्रत्येक का विभवांतर V1, V2 और V3 है तथा एक समान प्रवाहित धारा आई है। अब यहाँ पे आप लिखोगे जहां प्रतिरोध आएगा वहां आएगा ओम का नियम। हम जानते हैं ओम के नियम से, तो ओम का नियम बाद में आएगा। पहले एक चीज और कर लेना, तो कुल विभवांतर नहीं, यहाँ जो चीजें अलग अलग है तो यहाँ आपको निकालना है कुल विभवांतर। कुल विभवांतर कितना हो? कुल विभवांतर को दर्शा लेना V से। कितने विभवांतर है? V1, V2 और V3। तो आपके पास मान लो तीन लोगों के पास चॉकलेट्स अलग अलग है, तीन है एक के पास 4 है, एक के पास 5, कुल कितना चॉकलेट है? सबको प्लस करेंगे नहीं करेंगे? उसी प्रकार से कुल विभवांतर V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण क्या मान लेना इसको? एक, ठीक है। कुल विभवांतर V इक्वल टू हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम के नियम से हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? RI, ठीक है। तो V1 बराबर कितना होगा? तो देखिए V1 किसका विभवांतर है? R1 का, वहां दिख रहा है।
तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा R1। आई सब में समान है इसलिए आई रहेगा। V2 की जगह R2I आ जाएगा। V3 की जगह क्या आ जाएगा R3I आ जाएगा। सब इसी से बन रहा है, V इक्वल टू R ही था, दोनों में 1 1 लग गया, दोनों में 2 2 लग गया, तीनों में 3 3 लग गया। ठीक है, अब इसको पूरा मान उठा के कहाँ रख देंगे आप, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखिए। V की जगह क्या आएगा आपका RI, V1 की जगह